बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी जस्ट कॉकरोच पढ़ाए थे, आपको बतलाए कि जस्ट अब हम फ्रॉग पढ़ाएंगे और ये शायद लास्ट टॉपिक इस ग्रुप का होगा। तो ये तो जानते ही होंगे फ्रॉग किस क्लास का एनिमल्स है। क्लास एम्फीबिया। फ्रॉग का फाइलम क्या होगा? कॉर्डाटा। कॉर्डाटा। जो इंडिया में मिलने वाला कॉमन फ्रॉग है उसका नाम क्या है? राना टाइगेरिना। टाइगेरिना। या आपको जनरल बुक में मिलेगा राना टिगरीना। राना टिगरीना। अब इसको राना टाइगेरिना भी लिखा जाता है। राना टाइगेरिना। इसको इंडियन बुल फ्रॉग भी कहते हैं। इंडियन बुल फ्रॉग। कभी तुम तालाब पोखर के समीप जाते होगे, एक छोटा छोटा मेढक आपको नजर आया होगा। जैसे तुम नजदीक जाते होगे तेजी से वो जंप करके पानी में चला जाता होगा। तो उसका नाम है राना साइनो। राना साइनोफ्लिक्टिस। राना साइनोफ्लिक्टिस। इसको हम इंडियन एस्कीपिंग फ्रॉग भी कहते हैं। एस्कीपिंग फ्रॉग भी कहते हैं, यानी उछलने वाला फ्रॉग, जंप करने वाला फ्रॉग। तो भारत में मोस्टली कॉमन कौन है? राना टाइगेरिना और उसका राना साइनोफ्लिक्टिस। अब देखिए यहाँ आप लोग पढ़ते तो फ्रॉग जो है एक दो क्लास में ही समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन आप लोग हो नहीं, कौन टॉपिक देखोगे, कौन कहोगे छूट गए, छूट गया सर। इसलिए आप देखिए, तो कोशिश करेंगे कि आपको बतला दें। बहुत सिंपल है, चूंकि फ्रॉग में जो भी चीज है आपको तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है। जिसको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है पूरा, तो फ्रॉग का फिजियोलॉजी में तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो उसको लोग बेसिकली अभी अगर आप पढ़ भी लोगे, बाद में जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने लगोगे तो ये फ्रॉग का फिजियोलॉजी आपको बहुत आसान, एक बार पढ़ लीजिएगा आपको समूचा याद हो जाएगा। खैर, एक हुआ। अब तुम लोग को पहले भी पढ़ाए थे कि पूरे एनिमल्स को टेम्परेचर रेगुलेशन के आधार, रेगुलेटरी मैकेनिज्म के आधार पर दो टाइप्स में बांटा जा सकता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल। तो समझ ही गए होंगे कि फ्रॉग क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल।
एनिमल। कोल्ड ब्लडेड का ऐसा नहीं कि यार समझ लेना कि उसमें अब ब्लड जो है ठंडा हो गया। कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम है पॉय किलो थर्मल। थर्मल मीन्स टेम्परेचर, पॉय किलो मीन्स वेरिएशन। यानी ऐसा एनिमल जिसका टेम्परेचर वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता हो, उसको क्या कहेंगे? पॉय किलो थर्मल एनिमल। अब देखो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यह टेम्परेचर अगर बढ़ करके 40 हो जाए, 39-40 हो जाए, तो आदमी की डेथ हो जाएगी। उतना टेम्परेचर को प्राय लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। तो गर्मी के समय में टेम्परेचर तो 42-43 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 50 भी हो जाते हैं। राजस्थान का बरमर जो है राजस्थान में, वो काफ़ी हॉटेस्ट एरिया है, वहाँ टेम्परेचर 55 डिग्री भी हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर बॉडी का वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रॉग का बॉडी का भी टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण फ्रॉग की मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह से अगर वातावरण का टेम्परेचर घटेगा तो मेढक का भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? घट जाएगा। तो घट जाएगा, हम लोग में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और बॉडी का टेम्परेचर घट के अगर 35 हो जाए, 34 हो जाए, तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो फ्रॉग का भी क्या होगा? डेथ हो जाएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए मेढक में एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, और इसीलिए तुम बहुत ठंडा जब पड़ता है तब भी तुमको फ्रॉग दिखलाई नहीं पड़ता है, और बहुत गर्मी होगा तब भी फ्रॉग दिखलाई नहीं पड़ता है। इसका सबसे क्या कहते हो, इंजॉयमेंट पीरियड क्या होता है? रेनी सीजन, बरसात का दिन। उस समय आपको फ्रॉग बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और समय में फ्रॉग आपको दिखलाई नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है? इट इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो जब बहुत ठंडा पड़ने लगता है तो मेढक क्या करता है? जो जमीन है जहाँ पर कीचड़ है, मडी एरिया है, उसके कुछ अंदर धस जाता है और उसी के अंदर पड़ा रहता है। तो मिट्टी के अंदर कंप्रेशन हुआ, मड के अंदर, कीचड़ के अंदर, तो नेचुरली बाहर से क्या होगा? अंदर उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, राइट। इसी तरह से जब बहुत गर्मी पड़ने लगती है तो मेढक क्या हुआ? जो कीचड़ है उसके अंदर थोड़ी गहराई में फिर उसी तरह वो धस के उसी के अंदर रहने लगता, राइट, और उसी में वो पड़ा रहता, राइट। तो जब वह विंटर सीजन में जमीन के अंदर कुछ गहराई में चला जाता है, इस कंडीशन को हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन, या इसको हम विंटर स्लीप भी कहते हैं, विंटर स्लीप। और जब यही काम वो समर सीजन में उसके द्वारा होता है, उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं, यानी इसे हम समर स्लीप भी कहते हैं, राइट। तब इस कंडीशन में वो रहते किस ढंग से अपना लाइफ को सस्टेन करता? इस दोनों कंडीशन में उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है, राइट। चूंकि जमीन के अंदर धसा हुआ है कीचड़ में, इसको खाना भी ये लेना बंद कर देता है, स्टॉप फीडिंग। तो कहोगे कि जब वो खाना
लेना बंद कर दिया तब तो खाना के बिना उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस स्थिति में जब इस कंडीशन में फ्रॉग रहता है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में, तो उस कंडीशन में फ्रॉग को फूड सप्लाई, पढ़े होगे तुम लोग जरूर, लीवर में रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में क्या रहते हैं, ग्लाइकोजन। तो उस समय वह ग्लाइकोजन ही उसके फूड के रूप में यूज्ड होता। स्टॉप फीडिंग, तीसरा यूज्ड ग्लाइकोजन present in liver, as reserve food material, used glycogen present in liver as reserve food material। तीसरा इसमें जो रिस्पिरेशन उस समय होता रहता, क्योंकि कीचड़ में है ही, तो उस समय वह स्किन के द्वारा रिस्पिरेशन करता। तो लिखना रिस्पिरेशन बाय स्किन, यानी कैसा रिस्पिरेशन हो गया, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। तो ये आप हाइबरनेशन एस्टिवेशन समझ गए होंगे, और इस स्थिति में इसका क्या प्रॉपर्टी है वो आपको बतलाए। अब फ्रॉग के विषय में सुने होंगे कि फ्रॉग अपना रंग बदलता। तो जो एनिमल अपने बॉडी के कलर को बदलता है उस प्रॉपर्टी को मेटाकॉरिस कहते हैं। उसको क्या कहते हो, मेटाकॉरिस। change in color of skin, मेटाकॉरिस। तो फ्रॉग में भी यह एबिलिटी होता कि फ्रॉग हैज द एबिलिटी टू चेंज इन कलर इन ऑर्डर टू हाइड फ्रॉम एनिमी, राइट। अपने दुश्मन से बचने के लिए फ्रॉग अपने कलर को चेंज करता। जैसे अगर वो घास पर है, ग्रीन ग्रास पर है, तो उसका अपीयरेंस जो है कुछ हल्के रंग का हो जाता है। अगर एकदम ब्राइट लाइट एरिया में जमीन पर है, इसका स्किन का कलर
हल्का लाइट कलर का हो जाता है और इस तरह से ये दुश्मन से बच जाता है या बचने का प्रयास करता है। तो क्या हुआ? फ्रॉग हैज द एबिलिटी टू चेंज कलर in order to hide from the enemy. Frog has the ability to change body color to hide from enemy. Hide from enemy. तो दुश्मन से बचने की कलर चेंज के द्वारा यह अपने दुश्मन से बच जाता, प्रीडेटर से बचता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हो? कैमोफ्लेज। इसी का क्या नाम है? कैमोफ्लेज। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही आपको समझा रहे हैं। कैमोफ्लेज। हमको लगता है आप में से सभी ग्रास हॉपर को देखे होंगे, जिसको टिड्ढा कहते हैं। टिड्ढा का रंग क्या है? एकदम ग्रीन होता। तो अगर वह किसी पत्ता पर बैठ जाता होगा तो उसके जो प्रीडेटर्स हैं, जो बर्ड्स हैं, ये सब, चूंकि यह पत्ते जैसा हूबहू दिखलाई पड़ेगा, कलर इसका भी ग्रीन होता, तो वह दुश्मन के आंखों से बच जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज। इसी को क्या कहोगे? कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज का अर्थ हुआ कि इंटरमिंगलिंग ऑफ द कलर या सिमिलरिटी ऑफ द बॉडी कलर विथ द बैकग्राउंड और इन्वायरमेंट। जो बॉडी कलर हो वह बैकग्राउंड या इन्वायरमेंट के समान हो, मिलता जुलता हो, जिसके कारण कोई अपने शत्रु से बच जाता हो या वह अपने शिकार को खा लेता हो। उसी को क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज। जैसे टाइगर को ही देखो, टाइगर के स्किन पर पतला पतला धारी रहता, तो टाइगर जब जिस जंगल में जिस होके वह मूव करता है, वहां पर कोई पौधा प्लांट है, तो उसका बॉडी भी जो है क्या है, उसके लगभग मिलता जुलता रहता, जिसके कारण शिकार के नजर से वह बच जाता और शिकार को वो खा लेता। तो कैमोफ्लेज क्या हुआ? दोनों चीज बतला है कि इसके कारण जो प्रीडेटर्स हैं अपने शिकार को खा लेते हैं, राइट, या जो प्रे है वह प्रीडेटर से बच जाता है। जैसे प्रेइंग मैंटिस है, एक बड़ा कीड़ा, नाम है प्रेइंग मैंटिस। वह इस ढंग से बैठा रहता है कि जो दुश्मन है, सॉरी, जो इसका शिकार है, उसको पता भी नहीं चलता और उसके समीप आ जाता और उसे वो खा लेता, राइट। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज। वही हम आपको बतलाते हैं कि एनसीईआरटी में एक वर्ड तो लिख देता
और लोग को लगता है कि एनसीईआरटी तो बहुत थोड़ा है, लेकिन उसमें क्या कहते हो, कह सकते हो एनसीईआरटी जो है वो गीता, इट इज द पोएम, यह कविता। तो कविता तो कम रहता है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, बहुत ज्यादा हो जाता है। अब तो कैमोफ्लेज समझ गए होंगे, सिमिलरिटी ऑफ द कलर विथ द बैकग्राउंड और इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर या टू अटैक द प्रे, या तो प्रीडेटर से बचने के लिए या प्रे को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज। तो अलग से हम आपको लिखा दें, कैमोफ्लेज। Similarity of the body color of animal with background or environment in order to catch the prey or protect from प्रीडेटर से बचने के लिए या प्रे को शिकार करने के लिए। जब बॉडी का कलर सराउंडिंग से मिल जाता हो, इसको क्या कहते हो, कैमोफ्लेज। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एनिमी से बचने के लिए अपने बॉडी के कलर को चेंज करता। फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सच प्रोटेक्टिव coloration is called mimicry. Such protective coloration is called mimicry. फिर एनसीईआरटी एक नया टर्म दे दिया, मिमिक्री। हमको लग रहा है मिमिक्री का अर्थ समझ रहे होगे, किसी किसी को देखते होगे कि दूसरे के आवाज में ही बोलना, लोग कहते हैं इसका मिमिक्री कर रहा है। तो मिमिक्री का अर्थ हुआ इमिटेशन, नकल करना, टू द अदर एनिमल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रीडेटर। प्रीडेटर से बचने के लिए दूसरे के नकल करने को हम क्या कहते हैं, मिमिक्री। सॉरी, उसको क्या कहते हैं, मिमिक्री। तो मिमिक्री का भी अलग से आपको लिखा दें। इसीलिए एनसीईआरटी फिर लिखता है कि फ्रॉग में क्या है, मिमिक्री भी है। तो मिमिक्री क्या हुआ, इमिटेशन टू other individual to protect from predator। ठीक है, प्रीडेटर से बचने के लिए दूसरे के जैसा इमिटेट होने को हम क्या कहते हैं,
मिमिक्री, राइट। अब इससे ज्यादा जानने की जरूरत आपको नहीं है। इस तरह से हम बतलाए कि फ्रॉग हैज द एबिलिटी टू चेंज body color to hide from enemy. This is called camouflage. या such protective coloration is also called mimicry. हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखो कि जो फ्रॉग है उसका जो डॉर्सल सरफेस का जो बॉडी कलर होता है, डॉर्सल कलर तो आप समझ रहे हो, वह ऑलाइव ग्रीन होता है और साथ साथ उसमें इरेगुलर डार्क स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। जबकि वेंट्रली जो होता है, वेंट्रल सरफेस यूनिफॉर्मली लाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट, डॉर्सल ऐसे लिखना, द कलर ऑफ द स्किन ऑफ dorsal surface of the body is olive green with dark irregular spot. Whereas the skin of ventral surface is uniformly light colored, और ऐसा स्किन का कलर होना भी उसको प्रोटेक्टिव कलरेशंस में उसको मदद पहुंचाता है, या कैमोफ्लेज में उसको मदद पहुंचाता है। ये चीज समझे। दूसरा, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ होगा कि फ्रॉग नेवर टेक अप वाटर, यानी फ्रॉग पानी नहीं पीता। फ्रॉग डज नॉट ड्रिंक वाटर, लेकिन इट टेकअप्स द वाटर थ्रू देयर स्किन, इन स्किन के द्वारा वह पानी को ले लेता। but takes up water through its skin. समझे?
ये सब जो जनरल फीचर दिया हुआ है उसको आपको बतलाए। अब फ्रॉग का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है वो समझिए। जो एडल्ट फ्रॉग है उसमें जानते हो कि ना तो नेक होता है और ना तो टेल होता है। टेल एंड नेक absent। इसलिए फ्रॉग के बॉडी को दो भाग में बांटते हैं, एक हेड और दूसरा ट्रंक, यानी सर और धड़। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, और ट्रंक दो भाग में, यहां से यहां तक थोरैक्स और यहां से यहां तक एब्डोमेन। यानी बॉडी किस में डिवाइड हो गया? हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। थोरैक्स और एब्डोमेन। अब अगर ये बरसात के दिन में अगर आप फ्रॉग को देखे होंगे तो फ्रॉग के बॉडी में एक पीला रंग का धारी एंटीरियर टू पोस्टेरियर एंड की ओर निकला हुआ होगा। अब कि आप डायग्राम नहीं बनाएंगे फ्रॉग का, इसे एक हल्का खींच देते हैं। तो अगर फ्रॉग देखेंगे तो आपको फ्रॉग के बॉडी में एंटीरियर टू पोस्टेरियर एक पीला रंग का रेखा दिखलाई पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं? मिड डॉर्सल येलो लाइन। मिड डॉर्सल येलो लाइन। राइट। और ये पार्ट समझ रहे हो क्या? मेढक का हेड हो गया, इधर से इधर वह क्या हो गया? ट्रंक हो गया। तो ये जो देख रहे हो, ये जो पॉइंटेड पार्ट निकला हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? स्नाउट। यानी ये जिसको हिंदी में क्या कहते हो? थूथन। तो ये मेढक का क्या हुआ है? स्नाउट। और हेड मोर और लेस क्या देख रहे हो? ट्रायंगुलर है। तो हेड मोर और लेस ट्रायंगुलर होता।
कोई डाउट? अब इसी रीजन्स में फ्रॉग में क्या होता है? आई होते हैं, राइट? तो फ्रॉग की आंख की विशेषता है कि फ्रॉग में इन बल्गिंग आई बॉल होता है, उभरा हुआ आंख होता है, इसीलिए वो बिना मुंह घुमाए, चूंकि उसको गर्दन तो है नहीं, इसलिए यह मेढक बिना मुंह घुमाए ही वह पीछे के चीज को देख लेता है, क्योंकि इसका आंख क्या होता है? उभरा हुआ। तो नेक्स्ट लिख दें, इन बल्गिंग आई बॉल, इन बल्गिंग, इन बल्गिंग मीन्स उभरा हुआ, आई बॉल। तो मेढक का जो फ्रॉग है, सॉरी, मेढक की जो आई है वो कैसा है? इन बल्गिंग है। आई जहां रहता है स्कल के जिस भाग में, उसको क्या कहते हो? आईलिड। आई कहाँ रहता है? आईलिड, सॉरी, कहते हैं आईलिड। आई जहां रहता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। आई लोकेटेड इन ऑर्बिट, राइट? अब हम लोग में कौन सा आईलिड अप डाउन होता है? हमेशा अपर आईलिड ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फ्रॉग की जो अपर आईलिड है, अपर आईलिड थिक पिगमेंटेड एंड इमूवेबल। फ्रॉग का जो अपर आईलिड है वह इमूवेबल होता है, वो फिक्स रहता है, जबकि लोअर आईलिड, लोअर आईलिड थिन, लोअर आईलिड थिन एंड मूवेबल। हम लोग के जस्ट उल्टा, इसका लोअर आईलिड ही मूव करता है, अपर आईलिड फिक्स होता है, ठीक है? इसकी आंख में एक पतला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। एक हो गया अपर आईलिड, लोअर आईलिड, ठीक है? और तीसरा बतला रहे हैं, तीसरा ट्रांसपेरेंट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। देखो यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा गया है, लोअर आईलिड थिन एंड मूवेबल था, बी का भी लिखा गया, मूवेबल। लोअर आईलिड थिन एंड मूवेबल। तीसरा क्या है? ट्रांसपेरेंट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये मदद कब करता है? जब फ्रॉग पानी में रहता है या स्विमिंग के समय इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आंख को बंद कर देता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, फ्रॉग को दिखाई पड़ेगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल ये सब या जो भी पानी की गंदगी है आंख में नहीं आ पाती है। तो लिख द ट्रांसपेरेंट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इट प्रोटेक्ट्स द आई ड्यूरिंग swimming. It protects the eye during swimming. इस तरह से इसके आंख में एक थर्ड आईलिड, इसको थर्ड आईलिड भी कहा जाता है, जिसका नाम क्या लिखा गया? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, राइट। और आंख का प्रॉपर्टी है इनबल्जेंट होता है, उभरा हुआ होता है, तो मेढक ऐसे भी है तो उसको पीछे का चीज दिखलाई पड़ जाता है। अपर आईलिड इसका इमूवेबल होते हैं, जबकि लोअर आईलिड मूवेबल होता है। आंख के ही ठीक नीचे थिकेंड डार्क एरिया या थिकेंड एनुलर एरिया मिलता है, जिसको क्या कहते हैं? टिम्पैनम। टिम्पैनम या इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसी के द्वारा मेढक साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करता है। इट रिसीव्स साउंड वाइब्रेशन, राइट। मेढक में एक्सटर्नल ईयर तो है नहीं, लेकिन इसमें टिम्पैनम पाया जाता है। फ्रॉग में मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर मिलते हैं। अब अगला देखो कि ठीक स्नाउट के एंड पर से स्नाउट के एंड पर दो ओपनिंग पाया जाता है, जिस ओपनिंग को क्या कहिएगा? नॉस्ट्रिल्स। इस दोनों ओपनिंग को क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स। लिख दो नॉस्ट्रिल्स, राइट।
तो ये हेड की स्थिति आपको सारा कैरेक्टर्स पोजीशन समझा। अब मेढक का जो ट्रंक पार्ट है, मेढक के जो ट्रंक पार्ट है, का जो ट्रंक पार्ट होता है, उसमें दो लिम्ब पाया जाता है। ऊपर वाले को फोर लिम्स और नीचे वाले को हाइंड लिम्ब कहा जाता है। तो ये जो आगे वाला लिम्ब है, इसको क्या कहते हो? फोर लिम्ब। फोर लिम्ब। और जो ये पीछे वाले हैं, इसको क्या कहते हैं? हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब। तो ये क्या हो गया बोलिए? फोर लिम्स। फोर लिम्स। फोर लिम्स। अब इस फोर लिम्स में देखो, चार फिंगर्स होते हैं, ठीक है? तो फोर लिम्स विथ फोर फिंगर्स, यही याद रखना, विथ फोर फिंगर। फोर लिम्स में चार ही फिंगर्स होते हैं। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ए पैड, देयर इज ए पैड इन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। यानी फोर लिम्स के पहले उंगली में एक पैड इसमें पाया जाता है, एनसीईआरटी में है। यही देखो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है? पैड। ए पैड
on the first digit. लेकिन अब फिर देखो इस एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी को बतलाए कि फर्स्ट उंगली पर एक पैड पाया जाता है, लेकिन फ्रॉग में तो थंब एब्सेंट है, फर्स्ट फिंगर इसमें है ही नहीं, इसमें तो क्या है, चार ही फिंगर है। तो रियल में पैड किस पर है, एट द बेस ऑफ द फर्स्ट, या इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स फिंगर। ये फिंगर को नाम परे हो गया, ये थंब हो गया, ये क्या हो गया, इंडेक्स फिंगर, ये क्या हो गया, मिडिल फिंगर, ये क्या हो गया, रिंग फिंगर, ये क्या हो गया, लिटिल फिंगर। इसमें तो फोरलिम में चार ही डिजिट्स है, तो फर्स्ट डिजिट तो है नहीं, इन एनसीईआरटी में लिख दिया है, तो वही चीज हम लिख दिए हैं, ए पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट। होना क्या चाहिए, ए पैड एट द बेस ऑफ इंडेक्स फिंगर, वो भी लिख देते हैं आपको, ए पैड। अब रियल में यह पैड जो है, जब ब्रीडिंग सीजन आता है, मेढक का ब्रीडिंग सीजन कौन है, यही बरसात का समय। इस बरसात के समय जो मेल फ्रॉग है उसके इंडेक्स फिंगर के नीचे पैड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके द्वारा ये मेटिंग के लिए फीमेल फ्रॉग को होल्ड अप करता है। तो लिख दें, ए पैड डेवलप्स on the base of index finger during breeding season, breeding season breeding season कॉल्ड, इस पैड को क्या कहते हैं, कॉपुलेटरी पैड, क्योंकि ये कॉपुलेशन में हेल्पफुल होते हैं, कॉपुलेटरी पैड। दूसरा नाम है इसका नुप्सियल पैड, नुप्सियल पैड। तीसरा नाम है एम्प्लेक्सरी पैड, एम्प्लेक्सरी पैड। that helps to holding the female frog for copulation, that helps to hold the female frog for copulation। समझे? तो फोर लिम्स का ये विशेषता हो गया कि इसमें फोर फिंगर होते हैं और फिंगर के बीच में वेब नहीं होता है, जाल नहीं पाया जाता। यहाँ लिखना विथ फोर फिंगर विदाउट वेब, जिसके बीच जाल नहीं होते हैं। अब
अब नेक्स्ट देखो, जो हाइंड लिम्स हैं, जो हाइंड लिम्स हैं, उस हाइंड लिम्स में 5 फिंगर्स होते हैं। हाइंड लिम्ब में 5 फिंगर, और हर फिंगर 2 फिंगर के बीच में, 2 फिंगर के बीच में, ठीक है, वेब पाया जाता है। इज द वेब। तो 5 फिंगर विथ वेब। इस वेब के कारण जब मेढक पानी में तैरता है तो उसको स्विमिंग में सहायता मिलती है। विथ वेब हेल्पफुल इन स्विमिंग, हेल्पफुल इन स्विमिंग। अब दोनों में अंतर समझ गए, इसमें 4 फिंगर, इसमें 5 फिंगर विदाउट वेब, इसमें वेब। अब इसी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बतला दें, जो ये तो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आप लोग को जानना है कि जो हम लोग में ये उंगली है, यहाँ पर 2 ज्वाइंट होते हैं, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो टोटल ज्वाइंट कितना होगा? 14। इस फॉर्मूला को कहते हैं फैलेंजियल फॉर्मूला। तो यहां लिख दें फैलेंजियल फॉर्मूला इसका। इसमें जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट डिजिट, उसमें 2 ज्वाइंट्स, सेकेंड डिजिट में भी 2 ज्वाइंट्स, थर्ड डिजिट्स 3 ज्वाइंट, और फोर्थ डिजिट 3 ज्वाइंट। इसका फैलेंजियल फॉर्मूला क्या हो गया? 2 2 3 3, राइट। अब इसका फैलेंजियल फॉर्मूला, फैलेंजियल फॉर्मूला फर्स्ट डिजिट 2 2 ज्वाइंट, सेकेंड डिजिट 2 ज्वाइंट, सेकेंड डिजिट 2 ज्वाइंट, थर्ड डिजिट 3 ज्वाइंट, फोर्थ डिजिट 4th ज्वाइंट, और 5th डिजिट 3 ज्वाइंट। इसका फैलेंजियल फॉर्मूला क्या हो गया? 2 2 3 4 3, और उसका क्या हो गया? 2 2 2 2 3 3। ये एक नया था, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा, तो वो समझा दिए। इस तरह से फ्रॉग का संभवतः जो भी एक्सटर्नल फीचर्स था वो आपको समझाए। अब इसके बाद जैसे तुम अभी तक अर्थवर्म, कॉकरोच सभी में पढ़े,
इसके बाद सब सिस्टम आ जाता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स। ठीक है, अब अब इसमें ये नहीं कि पूरा फ्रॉग का सिस्टम जानना है, एक ब्रीफ में हम आपको बतलाते जाते हैं, क्योंकि आपको फिजियोलॉजी बहुत पढ़ना है। तो फर्स्ट लिखें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हमको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, टाइम हो गया। ठीक है, जस्ट